अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम नोवेल पढ़ने जा रहे हैं उस नोवेल का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, जिसको जेन ऑस्टन ने लिखा है। जेन ऑस्टन जो है ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट है और इनकी बर्थ 16 दिसंबर 1775 में हुई थी और 18 जुलाई 1817 में इनकी डेथ हो गई थी। जेन ऑस्टन अपनी राइटिंग के अंदर सोशल कमेंट्री यूज़ करती है, फ्री इनडायरेक्ट स्पीचेस यूज़ करती हैं, आयरनी को यूज़ करती हैं और इन टेक्निक को यूज़ करके, इस राइटिंग स्टाइल को यूज़ करके जेन ऑस्टन ने जो ब्रिटिश लैंडेड जेंट्री थी, जो सोसाइटी थी 18th सेंचुरी की, उसके ऊपर क्रिटिक किया, कमेंट किया। और ऑस्टन के जो प्लॉट्स हैं मोस्टली वर्क्स के, वो यही इंडिकेट करते हैं, यही रिफ्लेक्ट करते हैं कि वुमेन जो है उसकी डिपेंडेंस मैरिज के ऊपर कितनी एसेंशियल है, कि सोसाइटी में स्टैंड रहने के लिए और इकोनॉमिकली सिक्योर रहने के लिए शादी जो है कंपलसरी है फॉर द वुमेन। इसके अलावा जो ऑस्टन है उनकी राइटिंग के अंदर हम लोग को रियलिज्म का एलिमेंट भी नज़र आता है। रियलिज्म के साथ साथ ये ह्यूमर को भी यूज़ करती हैं। ये अपने नावल में कॉमिक इफ़ेक्ट के लिए पैरोडी और बर्लेस्क को यूज़ करती हैं। बर्लेस्क जो है ये एक ऐसी लिटरेरी, ड्रामेटिकल और म्यूज़िकल वर्क होता है जिसके अंदर जो राइटर होता है वो लाफ्टर क्रिएट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करता है। और लाफ्टर किस तरह टेक्निक यूज़ करता है, वो इसके अंदर लाफ्टर इस तरह क्रिएट करता है कि सेटराइज करता है, सटायर करता है, पैरोडी करता है किसी भी मैनर की। इन शॉर्ट इसमें रिडिक्यूल किया जाता है, मॉकरी की जाती है। इन सिंपलेस्ट वर्ड्स हम कह सकते हैं ये कॉमेडीज़ ऑफ मैनर्स की टेक्निक के अंदर अपने नॉवेल्स को लिखती हैं। इनकी राइटिंग के जो इम्पोर्टेंट थीम्स है उसमें एजुकेशन एंड रीडिंग का आ जाता है, मोरालिटी का थीम इम्पोर्टेंट है, रिलीजन का थीम इम्पोर्टेंट है, फेमिनिज्म का थीम इम्पोर्टेंट है, जेंडर का थीम इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ वुमेन का थीम इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर सेक्सुअलिटी का, पॉलिटिक्स का थीम इम्पोर्टेंट है, मैरिजेस का थीम इम्पोर्टेंट है, रोल ऑफ कॉलोनियलिज्म दिखाया जाता है इनकी राइटिंग के अंदर, हमें प्रॉपर्टी एंड क्लास दिखाया जाता है इनकी राइटिंग के अंदर, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी दिखाया जाता है इनकी राइटिंग के अंदर। तो ये सब के सब इनकी राइटिंग के इम्पोर्टेंट थीम्स कंसिडर किए जाते हैं। जो मेजर वर्क्स है राइटर के वो है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, जिसको हमने अभी पढ़ना है, मैंसफील्ड पार्क, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, परसुएशन, एमा, नॉर्थएंगर अबे, लव एंड फ्रेंडशिप, लेडी सुसान वगैरह। मतलब वगैरह मीन्स कि अभी इसके और भी बहुत से नॉवल है जो इम्पोर्टेंट है, मगर ये नॉवेल्स जिनके मैंने नेम लिए हैं अभी इसके मेजर नॉवेल्स में काउंट किए जाते हैं, जिनमें से हमने अभी प्राइड एंड प्रेजुडाइज को पढ़ना है। जिसका नावल प्राइड एंड प्रेजुडाइज है, ये जेन ऑस्टन का फर्स्ट नावल है जो कि 1813 में पब्लिश्ड हुआ था। और कुछ स्कॉलर्स है जो कहते हैं कि ये जो इसका नावल है ये वन ऑफ द बेस्ट नावल कंसिडर किया जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ हर मोस्ट मेच्योर नॉवल्स। इसके अलावा इस नावल के की इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इसका यानरा कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया। जिस टाइम और प्लेस के ड्यूरेशन में लिखा गया था वो इंग्लैंड था बिटवीन 1796 एंड 1830। इसकी डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन थी 1813 और इसका पब्लिशर जो था वो था थॉमस एगर्टन ऑफ लंदन। इसका जो नरेटर है वो थर्ड पर्सन ऑमनिशियंट नरेटर है। इसके अंदर प्रोटैगोनिस्ट इसके हमारे पास जो है वो एलिजाबेथ बेनेट है। जो नावल की सेटिंग दिखाई गई है टाइम के लिहाज से, वो नेपोलियनिक वॉर जो हुई थी 1797 से 1815 तक की, उस वॉर की सेटिंग में दिखाया गया है। और प्लेस के लिहाज से बात करें तो प्लेस हमें दिखाई गई है इसके अंदर लॉन्ग बॉर्न इन रूरल इंग्लैंड। पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसमें जो हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है वो एलिजाबेथ बेनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नावल हमें बताया जा रहा है। टेंस इसमें पास्ट टेंस यूज़ किया गया है, इसकी टोन जो है वो कॉमिक है और थीम्स इसमें लव, रेपुटेशन, क्लास की बात की गई है। मोटिव इसके जो है वो कोर्टशिप और जर्नीज़ हैं। इस नावल के टाइटल की बात की जाए तो पहले इस नावल का टाइटल जो था फर्स्ट इम्प्रेशन रखा गया था, लेकिन वो इतना सूटेबल नहीं था। फिर इस नावल का टाइटल चेंज करके प्राइड एंड प्रेजुडाइज रखा गया, जो कि ह्यूमन की नेचर को इफेक्ट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है। तो जो टाइटल है वो ह्यूमन की नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और पूरी स्टोरी जो है वो ह्यूमन की नेचर के बारे में ही हमें बताएगी कि ह्यूमन की नेचर में किस तरह प्राइड होता है और किस तरह वो प्रेजुडाइज क्रिएट करता है। प्राइड कहते हैं गुरूर को, प्रेजुडाइज कहते हैं प्री कॉन्सेप्शन को, ऐसे कॉन्सेप्शन जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी किसी के अबाउट अपने माइंड में सेट किए होते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये बायस्ड किस्म के भी हो सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने नावल को। पहले बात करते हैं करेक्टर्स की। फर्स्ट करेक्टर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो है एलिजाबेथ का, जिसका फुल नेम एलिजाबेथ बेनेट है। ये नावल की प्रोटैगोनिस्ट है
और मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की ये फिफ्थ डॉटर्स में से दूसरे नंबर पे आती है। द सेकेंड ओल्डेस्ट ऑफ हर 5 सिस्टर्स। इसका करेक्टर जो है बहुत लाइवली, क्विक विटेड, शार्प टंग्ड, बोल्ड और इंटेलिजेंट दिखाया गया है। ये बहुत कीन और पर्सपेक्टिव है और इस बेस पे इसके अंदर प्राइड आ जाता है और जो प्राइड है वो एक प्रेजुडाइज का कॉज बनती है इसके अंदर। और इस प्रेजुडाइज की बेस पे, इस प्राइड की बेस पे ये अपनी फ्यूचरिस्टिक जो लाइफ है डार्सी के साथ वो प्रॉपर वे में अच्छे से नहीं गुजार पाती। उसमें जो इसका प्राइड है वो रुकावट बनता है इसकी लाइफ जो डार्सी के साथ गुजारनी है उसके अंदर। एलिजाबेथ जो है ये वेल्थ और टाइटल से इम्प्रेस नहीं होती, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी, गुड मैनर्स जो होते हैं और वर्चूज़ होते हैं उनको ये वैल्यू देती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास डर्सी का। मिस्टर डर्सी जो है ये एक एक्सट्रीमली वेल्दी एरिस्टोक्रेट है। ये एक प्राउड और एक एरोगेंट और एक्सट्रीमली कॉन्शियस है ऑफ क्लास डिफरेंसेस, लेकिन फिर भी एक काइंड हार्टेड और एक ऑनरेबल और एक वर्चुअस पर्सन है जो कि वर्चूज़ को पसंद करते हैं। मगर इसके अबाउट जो है एलिजाबेथ के कैरेक्टर को गलत फहमी होती है और एलिजाबेथ जो है इसको रिव्यू करती है फॉर हिज नैरो माइंडेड पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास जेन बेनेट का। जेन बेनेट जो है ये ओल्डेस्ट सिस्टर है एलिजाबेथ की एंड द ओल्डेस्ट डॉटर ऑफ द बेनेट। इसका कैरेक्टर जो है वो गुड टेम्पर्ड, एमिएबल, हम्बल और सेल्फलेस दिखाया गया है। ये एक स्टैटिक कैरेक्टर है जिसमें कोई चेंज नहीं आता। ये थ्रू आउट द नॉवल विर्चू का मॉडल दिखाया गया है नॉवल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर मिस्टर बिंगले का। मिस्टर बिंगले जो है बिल्कुल जेन की तरह के दिखाए गए हैं, एमिएबल, गुड टेम्पर्ड पर्सन, और ये उनके बिलवड भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो है हमारे पास मिस्टर विक्रम का है। ही इज़ एन ऑफिसर इन द रेजिमेंट स्टेशन एट मेरिटन। नेक्स्ट हमारे पास मिसेस बेनेट का कैरेक्टर है। मिसेस बेनेट जो है एक फुलिश और लाइट हार्टेड वुमेन है। शी लैक्स एनी सेंस ऑफ प्रोप्राइटी एंड नेग्लेक्ट्स टू प्रोवाइड हर डॉटर्स विद अ प्रॉपर एजुकेशन। और इसकी बिगेस्ट डिज़ायर ये है कि अपनी बेटियों की शादी एक अमीर ख़ानदान में करे, और इसके अलावा ये बहुत झगड़ालू किस्म की भी औरत है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैरेक्टर मिस्टर बेनेट के। मिस्टर बेनेट जो है मिसेस बेनेट के हस्बैंड है। ये एक इंटेलिजेंट मैन है विद गुड सेंस जो अपनी फैमिली में डिसइंटरेस्ट शो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथ के अलावा। एलिजाबेथ के अंदर ये इंटरेस्टेड है, अपनी बेटी से ये प्यार करते हैं, लेकिन बाकी फैमिली के अंदर ये डिसइंटरेस्ट शो करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लीडिया का कैरेक्टर। लीडिया जो है ये यंगेस्ट सिस्टर है बेनेट फैमिली की। इसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फ्लर्टी और फुलिश किस्म का दिखाया गया हुआ है, और इसकी शादी जो होती है वो मिस्टर वैकम से होती है। फिर नेक्स्ट है किटी का कैरेक्टर। किटी जो है इसको कैथरीन भी कहते हैं। ये बेनेट फैमिली की सेकेंड यंगेस्ट डॉटर है और ये लीडिया को बहुत ज़्यादा इमिटेट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैरी का कैरेक्टर। मैरी जो है द मिडिल बेनेट सिस्टर है। इसका कैरेक्टर मजेस्टिक और पेडेंटिक दिखाया गया है स्टोरी के अंदर। ये लोगों से मिलना, सोसाइटी में जाना डिसलाइक करती है और प्रेफर करती है कि अपना टाइम ये स्टडिंग में स्पेंड करे। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास मिस्टर कॉलिन्स का। मिस्टर कॉलिन्स जो है ये डिस्टेंट कज़न है बेनेट फैमिली के, और इसका कैरेक्टर जो है वो कॉमिक वे में प्रेजेंट किया गया है नॉवल के अंदर, और नॉवल जो है उसके अंदर इसका कैरेक्टर जो है वो अनचेंज ही रहता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है चार्लोट का। चार्लोट लुकास जो है ये एलिजाबेथ का बेस्ट फ्रेंड है। चार्लोट डुकार्ट जो है ये एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है और इनकी नेबर भी है, और सर विलियम की ये डॉटर है, और इसकी शादी मिस्टर कॉलिन्स से होती है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है सर विलियम लुकास का। सर विलियम लुकास जो है ये एक फ्रेंड और नेबर भी हैं बेनेट फैमिली के। He is pleasant but not overly deep or intellectual, and he is father to Charlotte and Maria Lucas. नेक्स्ट है हमारे पास मारिया का कैरेक्टर। मारिया जो है ये चार्लोट की यंगर सिस्टर है। मारिया जो है एम्प्टी हेडेड दिखाई गई है, बिल्कुल अपने फादर की तरह। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास मिसेस गार्डिनर का। मिसेस गार्डिनर जो है ये सिस्टर इन लॉ है मिसेस बेनेट की। शी इज़ एन इंटेलिजेंट, केयरिंग एंड सेंसिबल वुमेन। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है मिस्टर गार्डिनर का। ये एलिजाबेथ के मैटरनल अंकल है और एक मर्चेंट है और एक अपराइट एंड इंटेलिजेंट मैन है ये। और बेनेट्स के मुकाबले में ये जो इनकी सोशल क्लास है वो लोअर है, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल और डिस्टिंग्विश्ड किस्म का कैरेक्टर है ये। इवन कि ये डार्सी को इम्प्रेस करते हैं अपने मैनर्ड बिहेवियर के साथ। फिर नेक्स्ट हमारे पास कैरोलिन बिंगले का कैरेक्टर। कैरोलिन बिंगले जो है ना ये यंगेस्ट सिस्टर है मिस्टर बिंगले की। ये सुपरफिशियल और सेल्फिश किस्म की दिखाई गई है,
थ्रू आउट द नॉवल ये बहुत क्रूअल दिखाई गई है और इसका जो करेक्टर है वो अनप्लेजेंट करेक्टर है। नेक्स्ट है मिसेस हर्ट्स का करेक्टर। मिसेस हर्ट्स जो है ये बिंगले की एल्डर सिस्टर है और ये कैरोलिन की तरह ही एरोगेंट है। नेक्स्ट है मिस्टर हर्ट्स का करेक्टर। मिस्टर हर्ट्स जो है ये मिस्टर बिंगले के ब्रदर इन लॉ है जो कि इंडोलेंट मैन है, यानी कि एक लेजी एक आइडल मैन है जो कुछ भी नहीं करते सिवाय खाने के और हर टाइम जो है कार्ड्स ही खेलते रहते खुद को एंटरटेन करने के लिए। एंड थ्रू आउट द नॉवल ही नेवर सेज एन इंटेलिजेंट वर्ड इन द इंटायर कन्वर्सेशन और डायलॉग। कुछ भी इन्होंने ऐसे नहीं कहा कि हम लोगों को ये रिफ्लेक्ट हो गया बड़ा इंटेलिजेंट करेक्टर है। और पूरे नॉवल में इनका कंसर्न सिर्फ फूड से दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉर्जियाना डर्सी का करेक्टर। जॉर्जियाना डर्सी जो है ये जॉर्जियाना डर्सी की सिस्टर है। ये डर्सी से 10 साल जूनियर है और क्वाइट एंड शाय करेक्टर दिखाया गया है, लेकिन जनरली एमिएबल और गुड नेचर्ड है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लेडी कैथरीन का करेक्टर। लेडी कैथरीन डिबोरो जो कि डर्सी की एक एरिस्टोक्रेटिक आंट है। ये एक शार्प टंग वुमेन दिखाई गई है जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपने वेल्थ के साथ, अपनी सोशल सुपीरियरिटी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास मिस डी बोरो का है। ये लेडी कैथरीन की डॉटर है। ये एक फ्राइल वीक और सिकली वुमेन दिखाई गई हुई है और गुड नेचर्ड है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्लोनल फिट्स विलियम का करेक्टर। ये जो है ये मिस्टर डर्सी के कज़न है जो अगेन एक प्लेजेंट एमिएबल जेंटलमैन दिखाए गए हैं जो अपना इंटरेस्ट एलिजाबेथ में शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास मिसेस फिलिप्स का। मिसेस फिलिप्स जो है ये मिसेस बेनेट की सिस्टर हैं जो अपनी सिस्टर की तरह ही फुलिशनेस शो करती हैं। नेक्स्ट है मिसेस फोस्टर का करेक्टर। मिसेस फोस्टर जो है ये वाइफ है क्लोनल फोस्टर की और नॉवल में इसकी नेचर फुलिश दिखाई गई है। नेक्स्ट है क्लोनल फोस्टर। ये एक गुड नेचर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल मैन है जो लीडिया की इलॉपमेंट के बाद हेल्प करते हैं मिस्टर गार्डनर की और मिस्टर बेनेट की कि वो लीडिया को तलाश कर सकें। फिर मिस यंग का करेक्टर आता है हमारे पास। मिस यंग जो है ये एक जॉर्जियाना डर्सी की गवर्नर्स थी एंड शी प्रूव्स टू बी द की इन डर्सीज लोकेटिंग विकहम एंड लीडिया। देन कम्स द करेक्टर ऑफ मिसेस लुकास। मिसेस लुकास जो है ये सर विलियम की वाइफ है और चार्लोट की और मारिया की मदर है। And Mrs. Bennet often taunts her with gossip about the potential marital success of the Bennet girls. Then comes the character of Mr. Dane. Mr. Dane जो एक soldier है who introduces the Bennet girls to Mr. Wickham. फिर आता है मिस किंग का करेक्टर। विक्रम जो है मिस किंग के करेक्टर को चेस करता है नोवेल के अंदर। ये एक वुमेन है जो कि मैरिटन में रहते हैं। इसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है मिसेस जेनकिंसन का। मिसेस जेनकिंसन जो है ये मिस डी बो की कंपेनियन है। इसके बाद मिसेस रेनॉल्ड्स का करेक्टर है। ये जो है ये स्टेट की लॉन्ग टाइम हाउसकीपर रही हैं। इसके बाद जो लास्ट करेक्टर हमारे पास हुआ है मिसेस एन नेस्ले का। तो मिसेस एन नेस्ले जो है ये जॉर्जियाना की कंपेनियन है एट पेम्बरले। शी शोज ग्रेट सिविलिटी टूवर्ड्स एलिजाबेथ एंड मिसेस गार्डिनियर व्हेन दे विजिट इवन दो बिंगलेस सिस्टर आर रूड टू देम। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द करेक्टर लिस्ट। अब हम बात करते हैं नॉवल की समरी की। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जेन ऑस्टन है उसकी जितनी भी राइटिंग्स हैं उसका मेन थीम मैरिज होता है या फिर लव होता है। तो इसी थीम के अकॉर्डिंग ये नॉवल भी लिखा गया जिसमें मैरिजेस की और लव की बात की गई हुई है। इसमें जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है ना उसमें बेसिकली जो मेन कंट्री दिखाई गई है, जो मेन प्लेस दिखाई गई है वो प्लेस है काउंटी ऑफ हैफर्डशायर जो कि 50 माइल्स आउटसाइड है ऑफ लंदन। और स्टोरी का जो फोकस है जिसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व कर रही है वो बेनेट फैमिली है, पार्टिकुलरली एलिजाबेथ जो बेनेट फैमिली की डॉटर है। नॉवल की ओपनिंग जो है वो लॉन्गबोर्न में होती है। लॉन्गबोर्न जो है बेनेट फैमिली के स्टेट का नेम है। और नॉवल में बताया गया कि मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जो है इनके 5 बच्चे हैं, 5 की 5 डॉटर्स हैं जिसका नाम जेन, देन एलिजाबेथ, फिर मैरी, फिर किटी और फिर लीडिया है। और नॉवल के ओपनिंग में जो फैमिली है वो इंगेज है एक कन्वर्सेशन में जिसके वो जो कन्वर्सेशन है वो मिस्टर बिंगली के अबाउट है जिसके बारे में कोट किया गया है अ सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून, जो इनके बिल्कुल करीब एक स्टेट है, स्टेट ऑफ नीदरफील्ड पार्क, वहाँ पे आकर रहेगा। और मिसेस बेनेट जो है मिस्टर बिंगली को अपने एक पोटेंशियल सूटर के तौर पे देखते हैं अपनी किसी बेटी के लिए। तो अब तक नॉवल की ओपनिंग में ये बताया गया कि मिसेस जो बेनेट हैं ये मिस्टर बेनेट के साथ लॉन्गबोर्न स्टेट में रहते हैं
और हर माँ की तरह जो मिसेस बेनेट है वो डे एंड नाइट अपनी बेटी की शादियों के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हैं कि मेरी बेटियां, मैंने उनकी शादी करनी है। और ना इनको सडनली एक न्यूज़ मिलती है कि इनकी जो नेबर है ना, नेबरिंग साइड पे इनके ना एक लड़का आके रह रहा है, उसका नाम है मिस्टर बिंगली। मिस्टर बिंगली जो है ये एक अच्छा खासा अर्निंग करने वाला आदमी है और ये अनमैरिड है। तो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और फ़ौरन से ना अपनी किसी एक बेटी की ना इससे शादी के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो बेनेट्स फैमिली होती है ना, वो मिस्टर बिंगले और उसकी कंपेनियन के साथ ना मैरिटन बॉल पे मिलती हैं। यानी कि अब बेनेट फैमिली जो है इसकी मुलाकात होती है एक मैरिटन बॉल में मिस्टर बिंगले और उसके दोस्तों से। उस मैरिटन बॉल पे, उस डांस पार्टी पे मिस्टर बिंगले अपनी दो बहनों मिस कैरोलिन बिंगले और साथ में मिसेस हर्स जो है इनके साथ, और अपना एक दोस्त होता है मिस्टर डर्सी, इनको लेकर वहाँ पे आया होता है उस डांस पार्टी में। अब जब ये डांस पार्टी में होते हैं सब के सब, तो मिस्टर बिंगले का फ्रेंड जो डर्सी है ना, उससे सब के सब गर्ल्स जो है ना बहुत इम्प्रेस होती हैं। लेकिन मिस्टर डर्सी जो है वो एक एरोगेंट किस्म का मैन है और सबको अपने से लोअर स्टेटस का समझता है, कि सब समझता है कि सबके सब इससे ना लोअर क्लास में बिलोंग करते हैं। इसको बड़ा प्राउड होता है खुद के ऊपर और दूसरों को आपसे कमतर कमतर समझता है अपने आप से। उस पार्टी के अंदर जो मिस्टर बिंगले है वो इमीडिएट लाइकिंग शो करता है टूवर्ड्स जेन बैनेट। और जो मिस्टर बिंगले का फ्रेंड है ना, डर्सी, वो स्नब करता है एलिजाबेथ को, उसकी इंसल्ट करता है। फिर यहाँ पे कम्युनिटी डिसाइड करती है कि जो डर्सी है वो एक प्राउड और डिसएग्रीएबल पर्सन है बिकॉज ऑफ हिज रिजर्व एंड हीज रिफ्यूजल टू डांस। फिर उस पार्टी में जो बिंगले की सिस्टर्स आई होती हैं, जेन को कैरोलिन और मिसेस हर्स्ट, ये दोनों सिस्टर्स बहुत एमिएबल लगती हैं, लेकिन एलिजाबेथ को वो दोनों एरोगेंट लगती हैं। और डर्सी के कंट्रास्ट में जो मिस्टर बिंगले है दिखाया गया कि बहुत ही मिलनसार किस्म का बंदा है, वार्मली वेलकम करने वाला, जोली किस्म का। और वो हर लड़की के साथ डांस कर रहा है पार्टी के अंदर। स्पेशली उसकी इंटेंशन कहाँ पे है, उसकी इंटेंशन, उसका इंटरेस्ट टूवर्ड्स जेन बेटन है और वो थ्रू आउट द पार्टी वो जेन बेनेट की तरफ ही देख रहा है। फिर उस पार्टी में मिस्टर बिंगले जो है वो ड्रॉसी की ना जो इंटेंशन होती है, जो ध्यान होता है ना, एलिजाबेथ की तरफ दिलवाता है और कहता है वो देखो कि उसके साथ तुम डांस कर लो। फिर डर्सी जवाब में कहता है वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि मुझे मुतासर कर सके, मुझे इम्प्रेस कर सके। और ये जो कन्वर्सेशन होती है ड्रॉसी की और बिंगले की, ये कन्वर्सेशन जो है ना वो एलिजाबेथ सुन लेती है। और सुनने के बाद ना एलिजाबेथ को लगता है ड्रॉसी जो है ना बहुत ही एक नेगेटिव और एक एरोगेंट किस्म का पर्सन है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट ना इसके दिल के अंदर प्रेजुडिस पैदा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जो मिसेस बेनेट है वो बड़ा खुश हो रही होती है कि फाइनली जो बिंगले है वो मेरी डॉटर को लाइक कर रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। और वो डिफरेंट ओकेजन्स, डिफरेंट चांसेस प्रोवाइड करते हैं कि जो जैन है और जो बिंगले है वो इकट्ठे टाइम स्पेंड कर सकें, वो ज़्यादा मिल सकें, ज़्यादा बातें कर सकें। फिर जो जैन है उसको मिस कैरोलिन अपने स्टेट में आने की दावत देती हैं नीदरफील्ड में। जब जेन वहाँ पे डिनर के लिए जाती है तो वहाँ जाकर वो बीमार हो जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वहाँ से वापस नहीं आ सकती। और इसीलिए एलिजाबेथ को इसकी सेहत के बारे में पूछने के लिए, इसकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। जब एलिजाबेथ वहाँ पे जाती है तो इसी ड्यूरेशन में जो डॉर्सी है, मिस्टर डॉर्सी, वो एलिजाबेथ को एडमायर करना शुरू कर देते हैं। एंड इनका जो एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स एलिजाबेथ वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मिस्टर डार्सी को जो एलिजाबेथ की आइज़ है, ठीक है, और उसका जो लाइवली विट है बहुत इम्प्रेस करती है। लेकिन एलिजाबेथ जो है वो मिस्टर डार्सी को एक अनट्रस्टेड मैन और एक प्राउड मैन समझती है, एक एरोगेंट मैन समझती है। अब जो मिस्टर बिंगले की सिस्टर होती हैं कैरोलिन बिंगले और मिसेस हर्स्ट, जब ये देखती हैं कि डर्सी बड़ा इम्प्रेस हो रहा है एलिजाबेथ से, तो उनको ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है। अब एलिजाबेथ जो है जब बिंगले के स्टेट में आई होती है तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हुई होती है, मडी फील्ड्स होती हैं, इस बेस पे इसकी जो हालत होती है ना, पेरेंट्स होती है, वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो जो बिंगले की सिस्टर होती है कैरोलिन बिंगले और मिसेस हर्ट्स, इस बेस पे ना इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। और मजाक भी इसका इसलिए उड़ाती है क्योंकि जो है ना डर से उसको एलिजाबेथ अच्छी लग रही होती है और कैरोलिन को और मिसेस हर्ट्स को ना अच्छा नहीं लग रहा था कि क्यों इतना एलिजाबेथ को लाइक कर रहा है। और ये दोनों सिस्टर्स पूरी कोशिश करती हैं कि एलिजाबेथ को ना डर्से की आंखों से गिरा दे। लेकिन एनी हाउ एलिजाबेथ जो है वो कंटिन्यूसली इम्प्रेस कर रही होती है डर्से को ड्यूरिंग हर टाइम नर्सिंग जेन एट नीदरफील्ड। जब एलिजाबेथ ख्याल रख रही होती है अपनी सिस्टर जेन का नीदरफील्ड के अंदर, तो उसके जितने भी तासुरात हैं, जितने भी इम्प्रेशंस हैं, वो सब के सब इम्प्रेशन डर्से को बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहे होते हैं।
लेकिन एलिज़ाबेथ है, एलिज़ाबेथ जो है वो ब्लाइंड ही रहती है डर्सी की जो अफेक्शंस है उसकी टूवर्ड्स। एलिज़ाबेथ नहीं अंडरस्टैंड कर पाती कि डर्सी उसको लाइक करने लग पड़ा है, और स्टिल जो है इसके अबाउट ये अपना एक प्रेजुडाइज रखती है। प्रेजुडाइज की रखती है कि एक प्राउड और एक हॉटी किस्म का मैन है। हॉटी मीन्स एरोगेंटली सुपीरियर एंड डिस्डेनफुल। प्राउड एरोगेंट किस्म का बंदा, स्नोबिश किस्म का बंदा है ये। और कैरोलिन जो कि मिस्टर बंगले की सिस्टर है, बिंगले की, वो ना मिस्टर डर्से को लाइक करती है और चाहती है कि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। वो बहुत ज़्यादा जेलस होने लग पड़ती है एलिजाबेथ से, और उसके लोली स्टेटस का मजाक उड़ाने लग पड़ती है। फिर मिसेस बेनेट और उसकी यंगर डॉटर निदरफील्ड में आती हैं अपनी बेटी जेन को देखने के लिए। तो जब मिसेस बेनेट वहाँ पे आती हैं ना, तो अपने बिहेवियर की वजह से, अपने फुलिश बिहेवियर की वजह से और कंप्लीट लैक ऑफ मैनर्स की वजह से, जो सिस्टर हैं कैरोलिन और मिसेस हर्स्ट, बिंगले की जो सिस्टर हैं, वो इन दोनों का मजाक उड़ाती हैं। लेकिन बिंगले जो है वो कंटिन्यूसली एडमायर करना शुरू कर देता है जेन को। फिर जब जेन की रिकवरी हो जाती है तो उसके बाद जो है जेन एलिजाबेथ के साथ वापस घर आ जाती है। और कुछ ही ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है, एक मिलिट्री जो होती है वो रेजिमेंट कर दी जाती है, वो स्टेशन कर दी जाती है एट द नियर बाय टाउन ऑफ मेरीटन, जहाँ पे मिसेस बेनेट की सिस्टर मिसेस फिलिप रह रही होती हैं। मिसेस फिलिप जो है ना बिल्कुल अपनी सिस्टर मिसेस बेनेट की तरह ही फुलिश होती हैं। और लीडिया और किटी जो है ना वो अपनी आंट, जिनका नाम मिसेस फिलिप है, उनके पास रहना पसंद करती हैं। क्यों? अगर वो उनके पास स्टे करेंगी तो वो क्या करेंगी, वो जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके साथ फ्लर्ट कर सकेंगी। तो यहाँ पे लीडिया और किटी की फ्लर्टियस जो नेचर है उसके बारे में भी बताया गया है। फिर कुछ टाइम गुजरता है, कुछ टाइम गुजरने के बाद मिस्टर कॉलिंस है ना, जो कि डिस्टेंट कज़न है मिस्टर बेनेट का, वो एक लेटर लिखता है। उस लेटर में कहता है कि वो जल्द ही जो जगह है जहाँ पे मिस्टर बेनेट रह रहे हैं उनको मिलने के लिए आएगा, उस स्टेट में मिलने के लिए आएगा। किस स्टेट में? लॉन्ग बोर्न स्टेट में। अब कुछ टाइम पीरियड के बाद वो आ जाता उनसे मिलने के लिए। अब क्योंकि मिस्टर बेनेट का कोई भी बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, इसीलिए मिस्टर बेनेट की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी का जो वारिस है, जो इनहेरिट है, वो मिस्टर कॉलिंस को होना है। मिस्टर कॉलिंस जो है ना प्रोफेशन के लिहाज से क्लर्जी मैन है, और ये एक रिचेस्ट लेडी जिसका नाम है लेडी कैथरीन डी बोरो, उसके अंडर ये काम करता है। और लेडी कैथरीन डी बोरो जो है ना ये डॉर्सी की आंट है। और मिस्टर कॉलिंस जो है ना सारा टाइम, हर टाइम लेडी कैथरीन डी बोरो की ना बातें करता रहता है, और अपने बिहेवियर से ना ये सिलीनेस शो करता है, फुलिश एटीट्यूड शो करता है। ये जो लॉन्ग लॉन्ग स्पीचेस करता है, पॉम्पस स्पीचेस करता है, और वो चाहता है कि इसकी शादी जो है ना बेनेट ख़ानदान की किसी लड़की से हो जाए। और जब वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार, अपनी जब इस विश को ना मिसेस बेनेट को बताता है ना कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी किसी बेटी से शादी कर लूँ, तो मिसेस बेनेट उसे फ़ौरन कहती है कि जो जेन है ना उसकी इंगेजमेंट मिस्टर बिंगले से हो चुकी हुई है, इसलिए तुम्हें चाहिए तुम अपनी अटेंशन जो है ना वो एलिजाबेथ की तरफ रखो। लेकिन एलिजाबेथ जो है वो इसको ज़रा भी पसंद नहीं करती, और इसके प्रपोज़ करने पे वो इसको रिजेक्ट कर देती है। और इसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट करने पे जो मिसेस बेनेट है वो बड़ा एलिजाबेथ को कहती है कि तुम कर लो, तुम ऐसे तुम वैसे, बड़ी इसको बातें सुनाती है। लेकिन फिर भी एलिजाबेथ ना अपनी बात पे अड़ी रहती है, यहाँ तक कि जो मिस्टर बेनेट है ना वो भी एलिजाबेथ का साथ देते हैं इस रिएक्शन पे। फिर इसके बाद ना इसी दौरान एलिजाबेथ की मुलाकात एक फ़ौजी से होती है, एक ऑफिसर से होती है, जिसका नाम होता है मिस्टर वेखम। मिस्टर वेखम जो है ना एलिजाबेथ को बताता है कि डॉर्सी जो है ना एक अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है। और इसकी इस बात की वजह से जो प्रेजुडिस है ना एलिजाबेथ के दिल के अंदर वो और इंक्रीज़ हो जाता है। वो कहता है कि डॉर्सी एक अच्छा आदमी नहीं है क्योंकि इसकी बेस पे जो जो मेरी प्रॉपर्टी थी, जो मेरी पोजेशंस थी, मुझे उसमें हिस्सा ही नहीं मिला। वो एलिजाबेथ को कहता है कि डॉर्सीज फादर हैड प्रोमिस्ड दैट विकम, हिज godson, would inherit a good living after the elder man's death. However, Darcy failed to fulfill his father's dying wishes and left Wickham to support himself. फिर ये बात सुन के जो एलिजाबेथ का प्रेजुडाइज था वो इंक्रीज़ हो गया, और उसने आकर ये सारी बात जेन को बताई। लेकिन जेन ने क्या कहा? जेन ने कहा कि मैं ना सिर्फ और सिर्फ विक्रम के बारे में बुरा सोचूंगी, ना मैं डर्सी के बारे में बुरा सोचूंगी। मैं जानती हूँ यहाँ पे कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उनके दरमियान में हुई होगी। और फिर इसी दौरान जो बिंगले है ना वो प्लान करता है कि अब लंदन चला जाए बिजनेस के लिए, लेकिन बाद में ये भी प्लान करता है कि वापस वो नीदरफील्ड आ जाएगा। इसकी जो सिस्टर्स होती हैं और डर्सी जो होता है ना
वो जल्द ही बिंगले को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब जो बिंगले की फैमिली है वो लंदन में जा चुकी है। वहाँ जाकर जो है ना कैरोलिन, वो जेन को एक लेटर लिखती है जिसमें उसको इन्फॉर्म करती है कि बिंगले ने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब वो नीदरफील्ड में वापस नहीं आएगा 6 मंथ से पहले पहले। और कैरोलिन ये भी इन्फॉर्म करती है जेन को कि तुम जो हो ना बिंगले को भूल जाओ, क्योंकि हो सकता है बिंगले की शादी जो है ना डर्से की यंगर सिस्टर के साथ हो जाए, इन ऑर्डर टू यूनाइट द टू फैमिलीज फॉर्चून। जेन बहुत ज़्यादा दुखी होती है, इसका दिल टूट जाता है। एलिजाबेथ जो है ना ये सोचती है कि डर्से और बिंगले की सिस्टर ने हो सकता है मिलकर मैनेज किया हो कि वो डिसुएड कर दे बिंगले को तुम्हें प्रपोज करने से। मीन्स टू से डर्सी ने और बिंगले की सिस्टर ने जो बिंगले है उसको रोका होगा जेन को प्रपोज करने से। फिर इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर आते हैं, एलिजाबेथ के आंट और अंकल। ये लॉन्गबोर्न में आते हैं विजिट के लिए। और दोनों आंट एंड अंकल नोट करते कि जेन बहुत ज़्यादा उदास है और इसकी उदासी की बेस पे वो इसको इनवाइट करते कि इनके साथ आके लंदन में रहे। और मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर जो है वो इसको अपने साथ लंदन ले जाते हैं। मिसेस गार्डनर जो है ना वो वार्न करते हैं एलिजाबेथ को कि तुमने ना विक्रम से शादी नहीं करनी, क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा पुअर है। फिर उसके बाद जेन अब लंदन में है। कैरोलिन बिंगली जो है ना बहुत ज़्यादा रूड है इसकी टूवर्ड्स। जेन एज्यूम करती है कि मिस्टर बिंगले जो है वो जानते कि लंदन में है, लेकिन फिर भी वो उसको उन्होंने कॉल नहीं की, उन्होंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की। वो सोचती है कि शायद अब बिंगले जो है इसके बारे में कोई भी केयर नहीं करता। अब उसके बाद मेरिटन में क्या हो रहा है, मेरिटन में जो विक्रम था, विक्रम सडनली अपनी जो इंटेंशन थी वो ट्रांसफ़र कर लेता है एलिजाबेथ से मिस किंग की तरफ। मिस किंग जो है एक वुमेन है who has recently acquired 10,000 pounds from an inheritance। अब स्टोरी में क्या हुआ होता है, स्टोरी में ऐसा होता है कि आपको याद होगा कि एलिजाबेथ को प्रपोज किया था मिस्टर कॉलिंस ने, लेकिन एलिजाबेथ ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। एलिजाबेथ के इनकार के बाद जो मिस्टर कॉलिंस था ना, वो एलिजाबेथ की दोस्त जो है चार्लोट लुकास, और उसको शार्लोट लुकास भी कह सकते हैं हम लोग, नेम के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ सकता है, उससे वो शादी कर लेता है। जो शार्लोट लुकास है ना, उसका मैरिज के अबाउट ये व्यूज़ हैं कि लड़कियों को शादी प्यार मोहब्बत के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी सोशल प्रोटेक्शन के लिए करनी चाहिए। अब शादी के बाद जो एलिजाबेथ की दोस्त है शार्लोट लुकास, वो उसे ना अपनी तरफ इनवाइट करती है, दावत देती है एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ जो है ना वो सर विलियम लुकास के साथ और मारिया लुकास के साथ ना चार्लोट से मिलने जाती है उसके नए घर में, जो कि कैंट में है, KENT। और जब ये उससे मिलने जा रहे होते हैं तो रास्ते में ये जेन और गार्डनर्स के पास रुकते हैं उनसे मिलने के लिए। मिसेस गार्डनर जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं विक्रम को चेंज ऑफ अफेक्शन की बेस पे कि इसने अपनी अफेक्शंस जो है वो चेंज कर लिए हैं, लेकिन एलिजाबेथ डिफेंड करती है उसको। और जब ये हंसफोर्ड में स्टे कर रहे होते हैं, तब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनवाइट किया था एलिजाबेथ को और दूसरों को डिनर के लिए चार्लोट लुकास ने। तो चार्लोट लुकास जो है वो कहाँ पे रह रही है, वो बेसिकली रह रही है लेडी कैथरीन के लार्ज स्टेट में, क्योंकि जो मिस्टर कॉलिंस हैं उनकी वहीं पे ही जॉब है, वो वहीं पे ही प्रीस्ट हैं अभी भी, तो इसीलिए वहाँ पे ही वो रह रही हैं। तो चार्लोस लोकार्ट यानी कि अब मिसेस कॉलिन और मिस्टर कॉलिंस दोनों इकट्ठे हैं किस जगह पे, लेडी कैथरीन की स्टेट के ऊपर। अब उस जगह पे दोनों इकट्ठे हैं। अब वहाँ पे जब ये खाने के लिए गए हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि एलिजाबेथ की मुलाकात डर्सी से होती है। किस तरह से, मैंने बताया था आपको कि जो लेडी कैथरीन दी बोरो है ये डर्सी की आंट है, तो डर्सी की आंट होने की बेस पे डर्सी वहाँ पे अक्सर आता रहता है। अब जब कैथरीन और जब एलिजाबेथ यहाँ पे थी तो उसी ड्यूरेशन पे वहाँ पे डर्सी भी आया था। अब वहाँ पे एलिजाबेथ और डर्सी की जब मुलाकात होती है, दोनों मिलते हैं आपस में, तो एलिजाबेथ जो है उसकी तरफ डर्सी अपनी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस करता है, लेकिन एलिजाबेथ के दिल के अंदर प्रेजुडाइज होता है डर्सी को लेकर, इसलिए वो कोई भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती। और इसी दौरान एलिजाबेथ को डर्सी की कज़न कर्नल फिट्जविलियम से पता चलता है कि जो जेन और बिंगले हैं ना उनके दरमियान में जो गैप लेके आया है, ये गैप लाने वाला भी डर्सी ही था, क्योंकि फिट्जविलियम मेंशन करता है एलिजाबेथ को, डर्सी रिसेंटली सेव्ड अ क्लोज फ्रेंड फ्रॉम एन इम्प्रूडेंट मैरिज। तो एलिजाबेथ रियलाइज़ करती है कि फिट्जविलियम जो है ना वो रेफ़र कर रहा है बिंगले और जेन की शादी को, और इस बेस पे इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डर्सी के ऊपर, और इस बेस पे इसके सर में दर्द शुरू हो जाता है, विच कीप्स हर फ्रॉम विजिटिंग रोजिंग्स एट दैट नाइट। फिर डर्सी जो है वो एलिजाबेथ से मिलने के लिए आता है, और जब एलिजाबेथ अकेली होती है तो वो उसको मैरिज के लिए प्रपोज करता है।
क्योंकि वो कहता है कि ही वॉन्ट्स टू मैरी हर डिस्पाइट हर लो फैमिली कनेक्शंस। एलिजाबेथ जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है इसके एरोगेंट एड्रेस के ऊपर और रूडली रिफ्यूज़ कर देती है इसको। तो उसके बाद जो है ये उसको रिब्यूक भी करती है कि तुमने बहुत अनजेंटलमेंटली एक्ट किया है, तुमने बहुत बुरा बिहेव किया है, तुमने मेरी जो सिस्टर है उसकी फ्यूचर जो हैप्पीनेस है उसको भी तबाह कर दिया, तुमने विक्रम को भी ना बिट्रे किया है। तो डर्सी बड़ा शॉक्ड होता है एलिजाबेथ की बात सुनने के बाद। एलिजाबेथ जो है उसको डिक्लाइन करती है और वहाँ से छोड़ के चला जाती है। फिर नेक्स्ट डे जो है डर्सी दोबारा आता है एलिजाबेथ के पास और उसको एक लेटर देता है और वो देकर वहाँ से चला जाता है। और डर्सी के जाने के बाद वो लेटर जो है एलिजाबेथ ओपन करती है, उसको पढ़ती है, जिसमें पहले डर्सी ने खुद को डिफेंड किया होता है। वो बताता है कि हाँ उसने ही बिंगले को रोका था जेन को प्रपोज करने से, क्योंकि जो एलिजाबेथ की सिस्टर्स थी और जो मदर थी उनका जो बिहेवियर था वो फुलिश बिहेवियर था उस बेस पे। और सेकेंडली फिर वो एक्सप्लेन करता है विक्रम के बारे में। वो कहता है कि जो विक्रम है एक्चुअली में एक फ्रॉड बंदा है। बताता है कि डर्सी से कहा था अपनी मौत से पहले कि वो विक्रम को लिविंग प्रोवाइड करे। कहता है विक्रम को क्लर्जी के अंदर एंटर कर दिया गया। विक्रम जो है उसने वो क्लर्जी के अंदर जाना नहीं चाहता था। उसने डर्सी से कहा कि उसको 3000 पाउंड्स दे स्टडी लॉ करने के लिए। लेकिन जब उसको लॉ की स्टडी के लिए पैसे दिए गए तो उसने सारे पैसे ज़ाया कर दिए। और पैसे ज़ाया करने के बाद उसने अपना लाइफ स्टाइल भी जो बड़ा अजीब सा बना लिया था। लेकिन उसने डर्सी से फिर से कहा कि तुम उसको हेल्प करो, उसको पैसे दो, और उसने वादा किया कि वो इस टाइम क्लर्जी में ही एंटर होगा। लेकिन इस टाइम पे डर्सी ने रिफ्यूज़ कर दिया था विक्रम को। साथ ही विक्रम ने डर्सी की टीन एज सिस्टर थी उसको सड्यूस भी किया था, जिसका नाम जॉर्जियाना था। एंड बिफोर दे कुड एलोप वो भाग सकते हैं, उनको भागने से पहले ही जो है ना डर्सी वहाँ पे पहुँच गया था। उसने फिर जॉर्जियाना के ऑनर को सेव किया था। शुरू में तो एलिजाबेथ इसकी बातों का बिलीव नहीं करती, लेकिन बाद में इसको रियलाइज़ हो जाता है कि डर्सी ठीक था, विक्रम एक अच्छा इंसान नहीं है। और कुछ टाइम गुजरने के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद ना, कुछ डेज़ के बाद एलिजाबेथ अपने अंकल और आंट के साथ ना डर्सी की स्टेट पेम्बरले में भी जाती है। वहाँ जाकर जो है एलिजाबेथ उसको रियलाइजेशन होती है कि डर्सी एक काइंड हार्टेड और एक अच्छा इंसान है। डर्सी इन्हें बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेडली मिलता है। एलिजाबेथ की वहाँ पे मुलाकात जो डर्सी की सिस्टर है जॉर्जियाना उससे भी होती है, और उसकी जो करैक्टर होता है उसके करैक्टर से, उसके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है एलिजाबेथ। इस तरह से फिर जो एलिजाबेथ का प्रेजुडाइज था अगेंस्ट डर्सी और जो डर्सी का एरोगेंस एटीट्यूड था एरोगेंट वाला, वो दोनों ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जो है ना एलिजाबेथ को जैन का एक लेटर मिलता है और जेन उस लेटर में बताती है कि उसकी बहन लीडिया जो है ना वो वेकम के साथ भाग गई है। और ये न्यूज़ सुनने के बाद जो है एलिजाबेथ परेशान हो जाती है और सोचती कि शायद इसकी शादी अब कभी भी डर्सी से नहीं हो पाएगी। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ होता है, ये सारा कुछ ये डर्सी को बताती है। और उसके बाद एलिजाबेथ और गार्डनर्स जो है ना वो लॉन्ग बोर्न के लिए निकल जाते हैं। जब वो लॉन्ग बोर्न में पहुंचते तो देखते मिसेस बेनेट ने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया हुआ है। और वहाँ उनको पता लगता है कि जो कलोनियल फोर्स्टर है ना वो आके बताता है कि विक्रम हैज़ अमेस्ड ओवर 1000 पाउंड्स ऑफ गैम्बलिंग डेप्ट्स। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर गार्टर जो है ना वो लंदन को छोड़ जाते हैं टू जॉइन मिस्टर बेनेट, जो ऑलरेडी वहाँ पे ही होते हैं और लीडिया की तलाश कर रहे होते हैं। और आफ्टर मैनी डेज ऑफ फ्रूटलेस सर्चिंग मिस्टर बेनेट वापस घर आ जाते हैं, लिविंग द सर्च इन मिस्टर गार्डनर्स हैंड। और जल्दी एक लेटर मिलता है फ्रॉम मिस्टर गार्डनर जिसमें लिखा होता है कि लीडिया एंड विक्रम जो है वो मिल चुके हैं। विक्रम ने कहा है कि वो लीडिया से शादी करने के लिए तैयार है अगर मिस्टर बेनेट जो है वो इक्वल शेयर प्रोवाइड करे हीज़ वेल्थ का टू वैकम। ठीक है, कि वो अपनी वेल्थ का इक्वल शेयर प्रोवाइड करे वैकम को। मिस्टर बेनेट जो है वो एग्री हो जाते हैं। लेकिन एग्री वो किस तरह से होते हैं, वो जानते थे कि इसके जो डेप्ट का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, और ये भी जानते थे कि मिस्टर विक्रम जो है ना वो कभी भी लीडिया से शादी नहीं करेगा फॉर लिटिल मनी। इसलिए वो कहता है कि मिस्टर गार्डनर जो है ना मस्ट हैव पेड ऑफ विक्रम्स डेप्ट टू सॉलिडिफाई द डील। अब मिस्टर गार्डनर जो है वो डेप्ट पे करते हैं। लीडिया और विक्रम जो है वापस आते हैं लॉन्ग बोर्न में। लीडिया जो है ना अपने इस एक्ट के ऊपर इतना ज़्यादा बुरा नहीं फील कर रही होती, ना ही लीडिया को शर्मिंदगी हो रही होती है। और मिसेस बेनेट जो चाहती है कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए, किसी एक की बेटी की भी शादी हो जाए, वो अपनी इस बेटी की शादी पे ना इतना खुश होती हैं। अब डिनर का टाइम होता है, जब डिनर के टाइम पे एलिजाबेथ बैठी होती है और लीडिया बैठी होती है, इकट्ठे बैठे होते हैं, तो लीडिया के मुंह से स्लिप हो जाता है।
कि डर्सी जो है उनकी वेडिंग पे प्रेजेंट था, और उसके बाद जो है एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है और मिसेस गार्डनर को लेटर लिखती है कि मुझे बताएं सारी डिटेल हुआ क्या था। इसकी आंट एक्सप्लेन करती है कि ये डर्सी था जिसने लीडिया और विक्रम को तलाश किया था, और डर्सी था जिसने विक्रम के डेप्थ स्प्रे किए थे। एंड मिसेस गार्डनर बिलीव्स दैट डर्सी डिड दिस आउट ऑफ लव फॉर एलिजाबेथ। अब इसके बाद बिंगले जो है और मिस्टर डर्सी वापस आ जाते हैं नीडरफील्ड पार्क में। बिंगले जो है वो प्रपोज करता है जेन को। जेन एक्सेप्ट कर लेती है, इसकी फैमिली बहुत खुश होती है। और इसी ड्यूरेशन में जो डर्सी है वो शॉर्ट बिजनेस ट्रिप के लिए चला जाता है वापस लंदन। जब वो लंदन जाता है तो इसी ड्यूरेशन में लेडी कैथरीन आती है लॉन्गबोर्न में, और बड़ा गुस्सा आता है उसको ये रूमर सुनने के बाद कि एलिजाबेथ और डर्सी जो है उनकी इंगेजमेंट हो चुकी हुई है। और कैथरीन कहते एलिजाबेथ को कि तुमने कभी भी जो डर्सी है उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना। जो एलिजाबेथ है वो कम्प्लीटली ऑफेंडेड होती है और रिफ्यूज़ कर देती है कि आपसे कोई भी वादा नहीं करूँगी मैं। लेडी कैथरीन जो है वो गुस्से में जगह छोड़कर चले जाती है। फिर उसके बाद डर्सी वापस आता है जब ट्रिप से, तो एलिजाबेथ को वो प्रपोज करता है और कहता है कि अभी भी उसकी अफेक्शन टुवर्ड्स एलिजाबेथ ख़त्म चेंज नहीं हुई। उसके बाद वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती, दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने से पहले दोनों डिस्कस करते हैं कि हाउ एंड वाई देयर सेंटिमेंट्स हैव चेंज्ड सिंस डर्सीज फर्स्ट प्रपोजल। डर्सी को रियलाइज़ हो चुका होता है कि उसने पहले जो एक्ट किया था प्रपोज का एक प्राउडली एक्ट था, और इसने एम्फोसाइज किया था क्लास डिफरेंसेस के ऊपर, जो कि एक गलत चीज़ थी। और एलिजाबेथ को रियलाइज़ होता है कि हाँ वो गलत थी, उसने भी एक नेगेटिव प्रेजुडाइज क्रिएट किया हुआ था, रॉन्ग जजमेंट क्रिएट की थी अबाउट डर्सी। अब दोनों को अपने प्राइड और उसको अपने प्रेजुडाइज के बारे में रियलाइजेशन हो जाती है, और डर्सी अपना प्राइड ख़त्म कर देता है, एलिजाबेथ अपना प्रेजुडाइज ख़त्म कर देती है। बोथ कपल्स मैरी, और शादी के बाद दोनों पेम्बरले में रहना शुरू कर देते हैं। जेन और बिंगले की भी शादी हो जाती है, और 1 साल नीदरफील्ड में रहने के बाद दोनों पेम्बरले के नियर जो है ना एक स्टेट वहाँ पे चले जाते हैं। लीडिया और विक्रम, इनकी शादी जो है बहुत बुरी साबित होती है। लीडिया एंड विक्रम टायर ऑफ ईच अदर इवेंचुअली, एंड लीडिया कीप्स आस्किंग हर सिस्टर्स फॉर मनी। किटी जो है अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो अपनी 2 एल्डर सिस्टर के साथ गुजारती है, अपनी एजुकेशन के साथ गुजारती है, और अपने करैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए गुजारती है। मैरी ज़्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारती है, अपनी मदर की कंपनी में। मिस्टर बेनेट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी 2 ओल्डेस्ट सिस्टर जो हैं उनकी शादी हो गई है और बहुत हैप्पीली वो रह रही हैं। और मिसेस बेनेट बहुत ज़्यादा ग्लैड होती हैं कि उनकी जो डॉटर्स हैं हैव मैरिड सो प्रोस्परसली, कि उनकी बेटियों की शादी कितनी सक्सेसफुल रही है। तो इस पूरी समरी से पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद कंक्लूजन ये निकला कि तमाम शादियाँ जो सक्सेसफुल होती हैं ना, उनके लिए एक तो मोहब्बत और दूसरा अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है। जो शादी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए की जाए और अपेरेंटली ब्यूटी के लिए की जाए ना, वो कामयाब नहीं होती। तो थीम्स इसके हो गए प्राइड, प्रेजुडाइज, फैमिली, वुमेन, क्लास, सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल और वर्चू। आई होप कि आपको समरी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।